हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ मैं। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है आगामी कोई भी एग्ज़ाम में। अगर किसी भी स्टेट का पीजीटी दे रहे हो या असिस्टेंट प्रोफेसर का दे रहे हो, यूजीसी नेट का दे रहे हो, उसमें आपको हेल्प करने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब जब करना तो बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरे चैनल पे आपको पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस ली जाती है, साथ ही साथ में हिस्ट्री की भी क्लासेस लेके आती हूँ। किसी भी स्टेट का अगर आप टीजीटी भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसमें भी आप ये दो सब्जेक्ट मेरे चैनल से कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ये है पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, हम चार कथन पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे कौन सा सत्य है। पहला कथन है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिए जा सकते। ठीक है, मनुष्य को सामाजिक हित के विरुद्ध कोई भी अधिकार नहीं दिए जा सकते। अधिकार प्रदान करने का सामाजिक हित से कोई संबंध नहीं है। सी बोल रहा, अधिकार का स्वरूप समाज विरोधी हो सकता है। अधिकार स्वार्थी दावे होते हैं। तो ऑप्शन ए है, सत्य है कि मनुष्य को समाज के हित के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं दिया जा सकता। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, आधुनिक उदारवाद किस पहलू में विश्वास नहीं करता है। तो इसमें से तीन जो ऑप्शन होंगे उसमें विश्वास करता होगा और एक में नहीं करता है। तो जो न्यूनतम राज है ना, ये आपका शास्त्रीय उदारवाद इसमें विश्वास करता था, उसमें न्यूनतम राज्य की अवधारणा दिए थे, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। और जो आधुनिक उदारवाद है, किस, अगर यही क्वेश्चन को बोल देता कि किस पहलू में विश्वास करता है, तो देखो, समाजवादी उदारवाद में विश्वास करता, सकारात्मक स्वतंत्रता में विश्वास करता, पालने से कब्र तक कल्याण में विश्वास करता है। ठीक है, अगला है, देखो, और इसके प्रमुख जो समर्थक है, तुम, आधुनिक उदारवाद ने स्वतंत्रता के सकारात्मक पक्ष पर बल दिया है। इसे व्यक्तिवाद, प्रजातंत्र और समाजवाद के मिश्रण मिश्रण के परिणाम स्वरूप विकसित सिद्धांत माना जा सकता है। इसके प्रमुख समर्थक में कौन से हैं? मिल है, ग्रीन है, हॉब्स हाउस है, लास्की है। ठीक है, आगे है, हम एक प्रकार के इतिहास के अंश के साक्षी रहे हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र का सार्वभौमिकरण है। यह किसका है? यह फ्रांसिस फुकुयामा का है। फिर से मैं एक बार ये कथन को बताती हूँ आपको। देखो, हम हर प्रकार के इतिहास के अंश के साक्षी हैं, यानी मानव जाति के वैचारिक विकास का अंतिम बिंदु और मानव शासन के अंतिम रूप में पश्चिमी उदार लोकतंत्र के सार्वभौमिकरण है। ये फ्रांसिस फुकुयामा का कथन है। नेक्स्ट है, प्रारंभिक उदारवाद सीवी मैकफर्सन किस प्रकार से अभिलक्षित करते हैं? तो ये स्वत्व उदारवाद के रूप में करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मार्क्स से संबंधित नहीं है? देखो, अलगाव का सिद्धांत, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, सर्वहारा वर्ग की तानाशाही, परिवार, निजी संपत्ति और राज्य का धो, ये नहीं है, बाकी ये तीनों है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसका कथन है, जीवन एक शक्ति के बाद दूसरी शक्ति पाते रहने की सतत एवं बेचैन इच्छा है, इसका अंत मृत्यु के साथ ही होता है। तो ये हॉब्स का फेमस कथन है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किस चिंतक ने आर्ट ऑफ वॉर लिखा है? तो ये मैकियावेली है। ऑप्शन ए। क्रांति हिंसा न केवल भेदक होती है, बल्कि उपनिवेशी प्रजा को स्वयं के पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। तो ये है फैनन का, फ्रेंच फैनन का। आगे है, निम्नलिखित में से कौन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के राजनीतिक दर्शन का भाग नहीं है? तो अणु के रूप में मनुष्य का विचार यही नहीं है, और क्या है उनका भाव? देखो, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, एकीकृत मानवतावाद है, लोकतांत्रिक शासन है। भारत में ब्रिटिश नौकरशाही के कानों में अपील करने से या गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, ये बाल गंगाधर तिलक ने बोला था। अगला है,
भारत की नागरिकता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नागरिकता संबंधी प्रावधान 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। कौन सा सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो सही है। भारत का एक नागरिक एक साथ अन्य देश का नागरिक भी हो सकता है, यही गलत, क्योंकि भारत में गहरी नागरिकता है। अगर आप दूसरी जगह की नागरिकता लेते हो तो आपका स्वतः ही यहाँ की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। पेरियार के पक्ष में कौन सा तर्क दिया है? जाति आधारित समाज बिल्कुल भी नहीं। वर्ण व्यवस्था की बिल्कुल खिलाफ करते। भारत में हिंदी प्रज नहीं, वो वहाँ रीजनल लैंग्वेज साउथ मतलब रीजनल लैंग्वेज की वकालत करते, तो मनुष्य की गरिमा की बात के पक्ष में तर्क देते हैं। देखो 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन का आरंभ किया, तो ये भी पूछा जाता था इनसे रिलेटेड। और पेरियार का मतलब क्या होता है? महान मानव, ठीक है। पेरियार उन्हें उपाधि दी गई है, महान मानव उसका मतलब होता है। अगला, कौन सा नौकरशाही राज्य की चेतना मानते हैं? कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते हैं? तो मार्क्स। FM मार्क्स जो है, तो 4 प्रकार की नौकरशाही बताते हैं: अभिभावक नौकरशाही, जाति नौकरशाही, संरक्षक नौकरशाही, योग्यता नौकरशाही। निम्नलिखित में कौन राजनीतिक पार्टी का कार्य नहीं है? तो देखो, जनमत बनाना भी है सरकार का, वैकल्पिक सरकार बनाना है, जनता की राजनीतिक शिक्षा से न्यायपालिका का नियंत्रण, यही नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में कौन सी संविधानवाद की विशेषता नहीं है? मूल्य आधारित अवधारणा, सांस्कृतिक आधारित अवधारणा, पार्टी आधारित अवधारणा और गतिशील अवधारणा। तो पार्टी आधारित अवधारणा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने हित अभिमुखीकरण कार्यों और अन्य प्रतिमानित समूह प्रकारों में भेद किया है? तो आलमंड और कोलमैन ने क्या किया था? हित अभिमुखीकृत कार्यों और प्रतिमान समूहों में भेद किया था। अगला, निम्नलिखित में से किस बहुदेशीय निर्यात नियंत्रण प्रणाली का भारत सदस्य नहीं है? तो ये न्यूक्लियर सप्लायर्स का नहीं है, बाकी मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोलिज्म, बेसेनारा और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप का है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नव यथार्थवाद सिद्धांत से संबंधित केंद्रीय विषय नहीं है? केंद्रीय विषय नहीं है, तो राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन सी। देखो, नव यथार्थवाद जिसे कभी कभी संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, इसको कभी कभी संरचनात्मक यथार्थवाद भी कहा जाता है, कि विचारधारा के विकास कब हुआ था? 1980 के दशक के आसपास हुआ था। यह विचारधारा यथार्थवाद से इस रूप में भिन्न है कि यह जहाँ परंपरागत यथार्थवाद ने राज्य के अध्ययन पर विशेष बल दिया, वहीं नव यथार्थवाद ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना पर अधिक बल दिया। केनेथ वॉल्ट को नव यथार्थवाद का प्रमुख विचारक माना जाता है। इनकी रचना थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में विश्व राजनीति के विषय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया। आगे चलकर इन्हीं विचारों को समन्वित रूप से नव यथार्थवाद के नाम से जाना जाता है। नव यथार्थवाद अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना के परिप्रेक्ष्य में करते हैं, न कि व्यक्तिगत राज्यों के उद्देश्यों के अनुसार। वे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की विभिन्न संरचनाओं के विश्लेषण के द्वारा विश्व राजनीति के नियम का प्रतिपादन करते। वो अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अराजकतावादी संरचना का परिणाम मानते हैं। केनेथ वॉल्ट का स्पष्ट मत था कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना का राज्यों के आचरण और व्यवहार पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उनके अनुसार अराजकता के कारण युद्धों को समाप्त करने के लिए सहयोग पर आधारित समझौता संभव हो जाता है। अतः राज्य सतत एकाधिकार पूंजीवाद की प्रक्रिया में क्रियाशील होते हैं। नव यथार्थवाद का केंद्रीय विषय नहीं है। देखो, यह नव यथार्थवाद का केंद्रीय विषय नहीं है। नव यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार कर्ता के व्यवहार का मुख्य निर्धारक तत्व संरचना है। कर्ता अराजक परिवेश में प्रतिक्रिया करते हैं तथा कर्ताओं में जो है उनमें अविश्वास और भय का होना सुरक्षा सुविधा की समस्या उत्पन्न करता है। आगे है, निम्नलिखित कौन सतत विकास का लक्षण नहीं है?
तो यह अनियंत्रित विकास नहीं है, पीढ़ीगत सभ्यता के सिद्धांत पर आधारित है, पर्यावरण ह्रास के बिना विकास है, भविष्य की आवश्यकताओं से समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को संतुष्ट करना, ये है। आगे है निम्नलिखित में से किस निर्भरता के सिद्धांत की अर्ध परिधि की संकल्पना दी थी? इमेल वॉलस्टीन ने दी थी अर्ध परिधि की संकल्पना। देखिए, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में निर्भरता का सिद्धांत यह है कि संसाधन निर्धन और अल्प विकसित देशों से धनी देशों, यानी कोर जो होता है, कोर को धनी देश बोलते हैं, और इसके चारों तरफ परिधि होती है जो अल्प विकसित होती है, की ओर प्रभावित होते हैं, और निर्धन देशों को और गरीब करते हुए धनी देश और धनी बनते जाते हैं। यह सिद्धांत मूल मान्यता पर आधारित है कि राजनीतिक और आर्थिक कारकों के बीच एक गहन संबंध होता है। ये दोनों कारक परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस सिद्धांत के प्रमुख समर्थक में राउल प्रेविस, आंद्रे गुंद्रे फ्रैंक, फर्नेडो कार्डोस, पॉल स्वीजी, गुरनार्ड मिलान, फ्रेंच फैनन, इमेल वॉलस्टीन के नाम उल्लेखनीय है। निर्भरता के सिद्धांत में इमैनुअल वॉलस्टीन ने अर्ध परिधि की संकल्पना जोड़ी थी। देखो इसमें क्या पूछा था, सीधे पूछा था ना, अर्ध परिधि की संकल्पना किसने जोड़ी? पहले तो परिधि और था कोर और परिधि, और इन्होंने सबसे पहले अर्ध परिधि की बात की कि परिधि की भी पहले एक अर्ध परिधि होगा। तो ये अवधारणा किसने दी? वॉलस्टीन ने दिया। और इससे जो कोर और परिधि जो है उससे संबंधित जो जो विचारक है वो इनका नाम है, आप देख लो। अगला है 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ समारोह के दौरान किस संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया था? तो सार्क के नेताओं को आमंत्रित किया था। भारत की प्रवासी नागरिकता OIC योजना के अंतर्गत भारत के प्रवासी जनसमूह को निम्नलिखित में से क्या प्रदान नहीं किया जाता है? तो नागरिकों के रूप में राजनीतिक अधिकार नहीं है, बाकी उनको देखो आर्थिक क्रियाओं का अधिकार है, वो आर्थिक मतलब कुछ भी आके कार्य कर सकते हैं यहाँ पे। शैक्षणिक अधिकार है, वो यहाँ पढ़ सकते हैं। जीवन पर्यंत उनको वीजा लेने की जरूरत नहीं पड़ता, जीवन पर्यंत उन्हें वीजा प्राप्त होता है। OIC जो लेकिन वो वोट नहीं दे सकते, बस यही वो नहीं कर सकते, बाकी सारे काम कर सकते हैं जैसे नागरिक करते हैं भारत के। अगला 2020 में भारत ने USA के साथ रक्षा सहयोग के किस समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट, बेका जिसको बोलते हैं। ठीक है, 23-24। भारत और चीन के मध्य कौन सा है? तो मैकमोहन रेखा है। रेड क्लिफ रेखा किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड ये है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। डूरंड है अफगानिस्तान और पाक स्टेट है श्रीलंका और भारत को जोड़ने वाली जल संधि है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 25। आज हम 25 तक ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन है वो करा दूंगी। जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्य? तो 6 माह तक वो संभाल सकता है। ठीक है, 6 माह से अधिक नहीं, 6 माह के बाद तुरंत मतलब नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम 25 क्वेश्चन किए हैं, नेक्स्ट क्लास में जो भी इसमें बचा हुआ मैं करा दूंगी। तो आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कर ले। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।